उस काले साए ने शालिनी को छोड़ दिया था, पर क्यों? उसने उसकी बलि क्यों नहीं चढ़ाई? चटर्जी का सवाल सुनकर वहाँ पर मौजूद सभी लोग खामोश हो गए थे। चटर्जी अपना सवाल दोहराते हुए फिर यामिनी से पूछता है, बोलो यामिनी, मेरे सवाल का जवाब दो। उस काले साए ने शालिनी की बलि क्यों नहीं चढ़ाई थी? यामिनी नाम में अपना सिर हिलाते हुए कहती है, मुझे नहीं पता चटर्जी। चटर्जी यामिनी पर आरोप लगाते हुए कहता है, तुम झूठ बोल रही हो यामिनी, तुम्हें पता है, बस तुम हमें बताना नहीं चाहती। यामिनी गुस्से के साथ कहती है, तुम शायद भूल रहे हो चटर्जी मैं कौन हूँ। मैं यक्षिणी हूँ, तुम लोगों की तरह इंसान नहीं जो झूठ बोलूं। यामिनी का गुस्सा देखकर चटर्जी डर जाता है और वो अपना सवाल अपने अंदर ही दबा लेता है। पर अभिमन्यु बिल्कुल नहीं डरता है। उसकी आंखों में दूर दूर तक कहीं भी डर दिखाई नहीं दे रहा था। डर दिखाई देता भी क्यों? उसके पास एक अस्त्र जो था, और उसने ये भी नोटिस कर लिया था कि इस वक्त यक्षिणी के सिर पर उसका ताज नहीं था। अभिमन्यु यामिनी से बड़ी ही हिम्मत के साथ पूछता है, सही कहा यामिनी तुमने, तुम इंसान नहीं यक्षिणी हो। फिर तो तुम्हें पता होना ही चाहिए कि उस काले साए ने शालिनी की बलि क्यों नहीं चढ़ाई। आखिर तुम यक्षिणी जो हो, फिर तो तुम्हें सब कुछ पता होना चाहिए। यामिनी गुस्से के साथ कहती है, मैं यक्षिणी हूँ अभिमन्यु, भगवान नहीं जो मुझे सब कुछ पता हो। हमारी शक्तियों की भी कुछ सीमाएं होती हैं, जिस तरह तुम इंसानों की होती हैं। हम सब कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर ऐसा हो सकता तो मैं कब का अपने अभिशाप से मुक्ति पा चुकी होती। अभिमन्यु फिर बिना डरे पलट कर कहता है, ये जो कुछ भी हो रहा है यामिनी तुम्हारे अभिशाप के कारण ही तो हो रहा है। न तुम्हारा अभिशाप होता न ये सब हो रहा होता। यामिनी पलट कर कहती है, तुम तो ऐसे कह रहे हो अभिमन्यु जैसे ये अभिशाप मुझे अपनी खुशी से मिला है। ये तो मुझे। इतना बोलकर यामिनी खुद चुप हो जाती है। अचानक से उसके चेहरे पर मायूसी आ जाती है, पर अगले ही पल वो गुस्से के साथ कहती है, ये सब उस महाडायन की गलती है। उसी ने अभिशाप दिया था, सारा उसी का दोष है। डायना बीच में टपक पड़ती है, अब अगर दूसरे के पति के साथ वो सब करोगी तो उसका हर्जाना तो भुगतना ही पड़ेगा ना। यामिनी डायना को अपनी गुस्से से भरी आंखें दिखाते हुए कहती है, क्या कहा? हर्जाना? अगर यक्षिणी वो सब ना करती तो वो भक्षानर समस्त लोक को नष्ट कर देता। फिर ना ये लोक होता ना तुम लोग, समझे? चटर्जी के दिमाग में अभी भी यही बात घूम रही थी कि आखिर उस काले साए ने शालिनी की बलि क्यों नहीं चढ़ाई थी। सोच रहा था उस काले साए ने मेरे चारों साथियों की बलि दे दी, पर मेरी नहीं, और उस शालिनी की भी नहीं। पर क्यों? आखिर हम में ऐसी क्या बात थी? चटर्जी को अभी भी लग रहा था कि यामिनी कुछ तो छुपा रही थी या फिर झूठ बोल रही थी। चटर्जी फिर यामिनी से पूछ बैठता है, अगर यामिनी तुम्हारी शक्तियां सीमित हैं, तो फिर तुम्हें कैसे पता चला कि शालिनी के साथ ग्रेवयार्ड कोठी में क्या हुआ था, और उसके बारे में इतना सब कैसे पता चला कि वो क्यों युग से मिलने आई थी? यामिनी चटर्जी के सवाल का जवाब देते हुए कहती है, क्योंकि चटर्जी, जब एक आत्मा दूसरे शरीर में प्रवेश करती है तब उसे सिर्फ उसका शरीर ही नहीं मिलता, बल्कि उस शरीर से जुड़ी सारी यादें भी मिल जाती हैं। उसी वजह से मुझे पता चल पाया था कि शालिनी क्यों युग बाबू से मिलने आई थी। उसके साथ उस काले साए ने ग्रेवयार्ड कोठी में कैसे क्या किया था। युग यामिनी की बातों पर गौर फरमाते हुए कहता है, यामिनी, तुमने कहा था कि उस काले साए ने शालिनी की बलि नहीं चढ़ाई थी, वो वहाँ से चला गया था। इसका मतलब शालिनी जिंदा थी। फिर शालिनी मरी कैसे? क्या तुमने उसे मारा? युग का सवाल सुनकर यामिनी एकदम चुप हो जाती है। उसकी आंखों की नमी देखकर साफ समझ आ रहा था कि युग के सवाल ने उसे अंदर से तोड़कर रख दिया था। उसने कभी उम्मीद नहीं करी थी कि युग उससे कोई ऐसा सवाल करेगा। यामिनी अपने आंसू रोकते हुए युग से कहती है, युग बाबू, क्या आपको भी बाकी सबकी तरह यही लगता है कि मैंने शालिनी को मारा है? युग खामोश रहता है। यामिनी अपने आंसू बहाते हुए कहती है, आप भले ही कुछ न बोले, पर आपकी खामोशी ने मेरे सवाल का जवाब दे दिया। युग बाबू, आपको भी यही लगता है ना कि मैंने शालिनी को मारा है? आप तो मुझसे बहुत प्यार करते हैं ना युग बाबू, तो आप मेरे बारे में ऐसे कैसे सोच सकते हैं? शायद मैं गलत थी। यक्षिणी से इस दुनिया में कोई प्यार नहीं कर सकता। युग को न जाने क्या हो जाता है, उसके मुंह से खुद ब खुद निकल पड़ता है, हाँ यामिनी, तुमने सही कहा। यक्षिणी से इस दुनिया में कोई प्यार नहीं कर सकता, क्योंकि यक्षिणी एक डायन है, डायन। और डायन अपने मतलब के लिए कुछ भी कर सकती है, किसी को मार भी सकती है। तुमने ही शालिनी को मारा होगा उसके शरीर के लिए, क्योंकि तुम्हें उसके शरीर की जरूरत थी। तुम भटक रही थी शरीर के लिए। यामिनी रोते हुए कहती है, और क्या क्या लगता है युग बाबू आपको कि एक अभिशापित यक्षिणी क्या क्या कर सकती है? जो भी दिल में है आज सब बोल दीजिए युग बाबू, कुछ बचना नहीं चाहिए। युग यामिनी से अपनी नजरें फेरते हुए कहता है, वो झूठे प्यार का दिखावा भी कर सकती है। यामिनी वापस से युग के सामने जाकर नम आंखों के साथ कहती है, हाँ युग बाबू, झूठा प्यार। और कुछ बाकी रह गया है या बचा है? युग खामोश रहता है और फिर यामिनी से अपनी नजरें फेर लेता है, पर अगले ही पल अभिमन्यु बोल पड़ता है, युग को बहकाने से कुछ नहीं होने वाला यामिनी। युग वही बोल रहा है जो सच है। तुमने शालिनी को मारा है उसका शरीर पाने के लिए।
यामिनी चीखते हुए कहती है, नहीं, मैंने शालिनी को नहीं मारा है। जानना चाहते हो सच क्या है तो सुनो। इतना कहकर यामिनी वापस से शालिनी की अधूरी दास्तान सुनाना शुरू कर देती है और दास्तान को वहीं से शुरू करती है जहां पर चटर्जी ने उसे टोका था। इस वक्त शालिनी फर्श पर अधमरी हालत में पड़ी थी और काला साया वहां से जा चुका था। वो हॉल के बीचों बीच अकेली थी। शालिनी अभी भी युग युग पुकारे जा रही थी। उसकी कमर के नीचे का हिस्सा बुरी तरह डैमेज हो चुका था। उसकी दोनों जांघें उसके ही खून से सनी हुई थी। शालिनी जान गई थी कि अगर वो और कुछ देर वहां पर रही तो वहीं पर अपना दम तोड़ देगी। शालिनी जैसे तैसे हिम्मत करके खड़ी होती है और ग्रेवयार्ड कोठी से बाहर निकलने लग जाती है। वो इस हालत में भी नहीं थी कि अपनी कमर के नीचे कुछ पहन सके। वो बस अपनी जान बचाना चाहती थी। अपनी आबरू तो वो बेचारी पहले ही गंवा चुकी थी उस काले साए के हाथों। शालिनी जैसे तैसे हिम्मत करके खड़ी होती है और ग्रेवयार्ड कोठी से बाहर निकलने लग जाती है। वो अभी ग्रेवयार्ड कोठी के दरवाजे के बाहर निकली ही थी कि तभी उसके पैर लड़खड़ा जाते हैं और वो धड़ाम से अपनी पीठ के बल गिर जाती है। जब वो गिरती है तो फिर दोबारा नहीं उठ पाती है। उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई थी, पर उसने अपना दम नहीं तोड़ा था। उसकी सांसें अभी भी चल रही थी। वो अभी भी युग का नाम बड़बड़ा रही थी। उसे उम्मीद थी कि युग उसे बचाने जरूर आएगा और जब वो आएगा तो वो अपने किए की माफी जरूर मांगेगी। सबके जीवन के अंत में यही होता है। अंतिम समय में हम उन सभी से माफी मांगना चाहते हैं जिनका हमने जाने अनजाने में दिल दुखाया हो, पर अफसोस इस बात का रहता है कि हम कभी उनसे माफी नहीं मांग पाते हैं, क्योंकि तब हमारे प्राण हमारी देह से निकल चुके होते हैं। शालिनी युग का ही नाम बड़बड़ाई जा रही थी। आसमान में घने काले बादल मंडरा रहे थे जो किसी भी वक्त बरस सकते थे। शालिनी अपने आखिरी वक्त में युग को इतनी शिद्दत से याद कर रही थी कि आखिर में उसकी सांसें थमने से पहले वो वहां पर आ ही जाता है। जब युग वहां पर पहुंचता है तो पहले तो शालिनी उसे यामिनी की तरह दिखती है। वो शालिनी को यामिनी बोलने लग जाता है, पर अगले ही पल उसे एहसास होता है कि उसकी गोद में यामिनी का नहीं बल्कि शालिनी का सिर था। शालिनी की वैसी हालत देखकर युग घबरा जाता है। वो तुरंत अमोदिता को फोन करता है और वहां पर आने को बोलता है। जब अमोदिता वहां पर आ जाती है तो युग शालिनी को अपनी बाहों में पकड़ता है और वहां से लेकर जाने लग जाता है। जब शालिनी युग की बाहों में थी तो वो उसी की तरफ एकटक नजर से देखे जा रही थी कि कैसे युग उसे बचाने के लिए खुद तड़प रहा था। शालिनी ने भले ही अपनी पूरी जिंदगी ये माना हो कि वो युग से प्यार नहीं करती, पर असल में वो युग से बहुत प्यार करती थी। उसका प्यार ही तो था जो उसे इतनी दूर तक खींच लाया था। हमारी असल जिंदगी में भी यही होता है। हम कभी समझ ही नहीं पाते कि कौन हमसे प्यार करता है और कौन नहीं, जब तक हम अपना शरीर नहीं छोड़ देते हैं। यामिनी अपनी अतीत की यादों में से बाहर आ जाती है। यामिनी अपनी बात पूरी करते हुए कहती है, युग बाबू, जब आप शालिनी को अपनी बाहों में पकड़कर किश्नोई नदी पार करवा रहे थे तो उसी वक्त शालिनी ने अपना दम तोड़ दिया था। याद कीजिए, जब आप नदी पार कर रहे थे तो एक वक्त पर शालिनी की सांसें थम गई थी। अमोदिता ने भी ये बोल दिया था कि उसकी नब्ज नहीं चल रही है, वो मर चुकी है, पर आप ये बात मानने के लिए तैयार नहीं थे। उल्टा उससे झगड़ने लग गए थे और उसी कारण शालिनी का शरीर नदी के अंदर गिर गया था। तब मैंने उसके शरीर में प्रवेश किया था। इतना कहकर यामिनी खुद चुप हो जाती है। यामिनी के चुप होते ही युग की आंखों के सामने वही पल एकदम धीरे धीरे गुजरने लग जाते हैं जब वो शालिनी को अपनी बाहों में भरकर अमोदिता के साथ नदी पार कर रहा था। उसे याद आता है कि यामिनी जैसा बोल रही थी उस रात बिल्कुल वैसा ही हुआ था। एक पल के लिए उसे भी लगा था कि शालिनी मर गई थी। उसके हाथ से शालिनी का शरीर छूटकर पानी में गिर गया था और जब उसने शालिनी का शरीर पानी में से बाहर निकाला तो फिर उसकी सांसें चलने लग गई थी। उसी वक्त बरसात होने लग गई थी। यामिनी अपनी बात पूरी करते हुए कहती है, उस काले साए ने शालिनी के साथ जो किया था वो दर्द शालिनी सह नहीं पाई थी। उसी कारण उसने खुद अपना दम तोड़ दिया था। मैंने उसे नहीं मारा था। माना मैं डायन हूँ, पर डायन होने से पहले मैं एक यक्षिणी हूँ और यक्षिणी कभी किसी स्त्री को नहीं मार सकती। युग को अपने आप पर पछतावा होने लग जाता है उन सारी बातों पर जो उसने कुछ देर पहले यामिनी से गुस्से में कही थी। उसे भी लगने लग गया था कि यामिनी पर शक करके उसने ठीक नहीं किया। युग यामिनी से माफी मांगने वाला था कि उसी वक्त यामिनी तालाब की तरफ देखती है। उसके वहां पर देखते ही तालाब के अंदर तेजी के साथ बुलबुले बनने लग जाते हैं और अगले ही पल शालिनी का शरीर पानी के अंदर से उड़ते हुए बाहर आ जाता है, ठीक उसी तरह जिस तरह युग का आया था। शालिनी का शरीर पुल पर आ गया था जहां पर सभी लोग खड़े थे। डायना तुरंत शालिनी के पास जाती है और उसके शरीर को हिलाते हुए कहती है, उठो शालिनी बहन, उठो, तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। शालिनी बहन उठो, अभी तो हम बहनें बनी थी और इतनी जल्दी तुमने मेरा साथ छोड़ दिया। तुम इस तरह मेरा साथ नहीं छोड़ सकती। उठो बहन,
डायना जज्बातों में इतना बह गई थी कि एक पल के लिए वो भूल गई थी कि उसने जिसको बहन बनाया था वो शालिनी नहीं बल्कि यामिनी थी। उसके अंदर यामिनी की आत्मा थी। शालिनी तो बहुत पहले ही मर चुकी थी। शालिनी का शव देखकर सभी की आंखें नम हो गई थी। युग धीरे धीरे अपने कदम शालिनी के पास बढ़ाता है और उसे देखकर नम आंखों के साथ कहता है, मुझे माफ कर देना शालिनी, सब मेरी गलती है। मेरे लिए तुम यहाँ पर आई थी और मेरी ही वजह से तुम्हारी जान चली गई। मुझे माफ कर देना शालिनी। इतना कहकर युग खुद अपने हाथों से शालिनी की खुली आंखों को बंद कर देता है। शालिनी से माफी मांगने के बाद युग को लगने लग जाता है कि उसे यामिनी से भी माफी मांग लेनी चाहिए। युग अगले ही पल यामिनी से कहता है, मुझे माफ कर दो यामिनी। यामिनी रूठे हुए स्वर में कहती है, माफ कर दूं पर किस लिए युग बाबू? युग अपनी नजरें झुकाते हुए कहता है, मैंने जो भी तुमसे बोला उसके लिए। मैं वो सब बिल्कुल नहीं बोलना चाहता था, पता नहीं मुझे क्या। युग अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही यामिनी उसे बीच में टोकते हुए कहती है, आपने वही बोला युग बाबू जो आपके दिल में था। सच यही है कि यक्षिणी को कभी सच्चा प्रेम नहीं मिल सकता। आखिर वो डायन जो है, जो अपनी हवस बुझाने के लिए मर्दों को अपना शिकार बनाती है। युग पछतावे के साथ कहता है, नहीं यामिनी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं हूं ना, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ। यामिनी हंसी के साथ कहती है, क्या कहा आपने? आप प्रेम करते हैं? मुझे दिखा युग बाबू कि आप किस तरह से मुझसे प्रेम करते हैं। अगर आप मुझसे प्रेम करते तो इस तरह मुझ पर आरोप नहीं लगाते, मुझ पर यकीन करते। प्यार की नींव भरोसे पर टिकी होती है और जहाँ पर भरोसा नहीं होता वहाँ पर प्यार नहीं होता। युग फिर माफी मांगते हुए कहता है, मुझसे गलती हो गई यामिनी, मुझे माफ कर दो यामिनी। यामिनी कहती है, मैं कैसे आपको माफ कर सकती हूँ युग बाबू? माफ उन्हें किया जाता है जो अपने होते हैं, और आप मेरे अपने नहीं हैं। बाबा सही कहते थे, इंसानों पर कभी विश्वास मत करना, वो कभी किसी के सगे नहीं होते, अपनों के भी नहीं। युग खामोशी रहता है। यामिनी फिर युग से कहती है, आप शालिनी का शव लेकर यहाँ से चले जाइए अपने दोस्तों के साथ। युग ना में अपना सिर हिलाते हुए कहता है, नहीं यामिनी, मैं तुम्हारे बिना नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हें फिर नहीं खो सकता। यामिनी अपने बहते आंसू रोकने की कोशिश करते हुए कहती है, आप मुझे बहुत पहले खो चुके हैं युग बाबू। युग फिर यामिनी से दलील करते हुए कहता है, नहीं यामिनी, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता, प्लीज ऐसा मत बोलो। यामिनी अपने आंसू पोंछती है और गुस्से के साथ कहती है, आप यहाँ से चले जाइए युग बाबू, इसी में आपके और आपके दोस्तों की भलाई है, वरना। युग यामिनी की गुस्से से भरी आंखों में देखते हुए कहता है, वरना क्या यामिनी? सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है।